physical education. When we talk about pedagogy of physical education, there are many concepts on which you can conduct research, like critical pedagogy, then we have feminist pedagogy. I'll talk to you about that. कैसे सिखाना है, सिखाने की क्या साइंस है, जैसे हम बोलते हैं ना, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, नोन टू अननोन, फिलॉसफी, which factors to be developed first, age and development we keep in mind. जैसे हम फिजिकल एजुकेशन में बात करते हैं मोटर डेवलपमेंट की, मींस कि जो व्यक्ति है या जो बच्चे हैं उनका जो एक फिजिकल डेवलपमेंट होता है, फिजिकल डेवलपमेंट की मैं एक बात कर रही हूँ कि एक उम्र में आके बच्चा चलना सीखता है, फिर एक पर्टिकुलर उम्र तक हम एक्सपेक्ट करते हैं कि उसको जंप करना आना चाहिए, उसको गैलोपिंग आना चाहिए, ही शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज हॉपिंग, हाउ टू हॉप, एंड देन दीज आर द ग्रॉस मोटर स्किल्स, जंप, रन, walk, galloping, bouncing. Then there are fine motor skills जिसमें आई हैंड कोऑर्डिनेशन चाहिए, आई लेग कोऑर्डिनेशन चाहिए. सो और वो एक एज तक हो जाने चाहिए. तो ऐसा हम बोलते हैं कि 12 साल तक ये सारी जो स्किल्स हैं, मोटर स्किल्स जो हैं, चाहे ग्रॉस हैं या फाइन मोटर स्किल्स है, दे नीड टू बी डेवलप. तो ये सही तरीके से डेवलप हो, इसके लिए टीचिंग होती है. अभी आप अगर एक इस पे ही रिसर्च करें, 12 साल तक मतलब ऑलमोस्ट प्री स्कूल एंड प्राइमरी की बात कर रही हूँ मैं, 5वीं तक, कितने स्कूलों में ऐसे लेवल की टीचिंग में स्ट्रक्चर्ड फिजिकल एजुकेशन क्लासेस ली जाती हैं? बहुत रेयर है. अगर आप प्री प्राइमरी स्कूल जो आजकल ट्रेंड है, प्ले ग्रुप, नर्सरी, जूनियर केजी, सीनियर केजी, अगर आप इन स्कूल्स के करिकुलम को देखें तो कहीं पे भी फिजिकल एजुकेशन टीचर है ही नहीं उनके लिए. It is the class teacher who is responsible to take everything, and there's a difference. Like I cannot teach the way science teacher teaches the science. A science teacher cannot teach physical education the way I will teach physical education. So you need to have expert, and that is the primary age. जब आप बीजी सही से नहीं बोएंगे तो पेड़ अच्छा कैसे फसल देगा? That is the very beginning age. You need to be very, very careful. A structured physical education program which aim to develop gross and motor fine skills, locomotion skills, that needs to be developed, and then only you can see the change in the performance later the year. So वो समझना पड़ेगा. उस पे आप कर सकते हैं एक रिसर्च कि कितने स्कूलों में स्ट्रक्चर्ड फिजिकल का एजुकेशन का करिकुलम फॉलो किया जाता है, और इट इज जस्ट लाइक दैट कि क्लास आया, तुम फुटबॉल ले लो, तुम फुटबॉल खेल लो, तुम बास्केटबॉल ले लो, तुम बास्केटबॉल खेल लो. How many schools there actually follow a structured curriculum? That kind of a study you can do. Then comes उसमें फिलोसफी आती है, टीचिंग गेम फॉर अंडरस्टैंडिंग. एक कंसेप्ट है ये, TGFU बोलते हैं इसको, कभी आप गूगल करके देखिएगा. पहले ऐसा एक कंसेप्ट था कि पहले आप स्किल सिखाते थे, फिर गेम कैसे खेलना है वो सिखाते थे, हाउ टू प्ले अ गेम एंड देन हाउ टू लर्न द स्किल ऑफ दैट गेम. तो पहले स्किल सिखाई जाती थी, फिर प्ले ऑफ गेम सिखाया जाता था, क्योंकि गेम में आप अपनी स्किल्स को टैक्टिक के साथ मिलके खिलाते. अब ये कंसेप्ट बोलता है कि पहले हमें बच्चों को या जो भी व्यक्ति उनको गेम सिखाना चाहिए कि गेम कैसे खेलना है, और फिर उस गेम के हिसाब से अगर हम स्किल सिखाएंगे तो उसकी जो लर्निंग होगी वो बहुत ही एप्लीकेशन लेवल की होगी. दैट्स व्हाट दिस कंसेप्ट सेज, कि पहले आपने मुझे दिखा दिया कि बास्केटबॉल कैसे खेलते हैं. बास्केटबॉल में एक जना पास करता है, फिर वो एक जना शूट करता है. अब जब मैं आपको पासिंग स्किल सिखाऊंगी और शूटिंग स्किल सिखाऊंगी तो सीखते टाइम आप गेम सिचुएशन अपने दिमाग में रखेंगे, तो आपकी जो लर्निंग होगी इट इज मोर एप्लीकेटिव, एप्लीकेशन बेस्ड लर्निंग. बट you can always have a experimental research कि जिनको हम TGFU कंसेप्ट से सिखा रहे हैं कि पहले गेम फिर स्किल्स, या फिर जिनको हम स्किल पहले सिखा रहे हैं फिर गेम सिखा रहे हैं, whose performance is better in the competition, who wins. So you can have these kind of impact of skill, impact of TGFU concept on the skill learning of the students, something like that you can do. Then effect of digital learning. सबसे बड़ा प्रॉब्लम अगर किसी को आया है कोविड का, actually effect of digital learning should be part of research in almost every areas, because COVID has taught us कि how much dependent we are on technology, right? Look at you. You must have never imagined when you started your career कि one day आपका ऑनलाइन रिफ्रेशर कोर्स हो रहा होगा. कभी आपने ऐसा इमेजिन किया था? नहीं किया था. कभी इमेजिन किया था कि हम ऑनलाइन क्लासेस ले रहे होंगे? नो, नेवर. बट अभी देखिए, आपके घर में देखिए, आपके बच्चों से लेके आपके बड़े बच्चों तक, आप तक, आपके हस्बैंड्स के ऑफिस तक, सब कुछ कंप्यूटर में आ गए. सो व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ दिस डिजिटल लर्निंग? हाउ कैन वी टेक एडवांटेज ऑफ दिस प्लेटफॉर्म? मतलब डिसएडवांटेज तो लाख लोग बता रहे हैं कि आंखें खराब हो रही हैं, पोस्चर्स खराब हो रहे हैं, फिटनेस जा रही है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, बट देयर विल बी सम एडवांटेज ऑफ इट. व्हाई कांट वी फोकस ऑन दैट? So something challenges, how to minimize those challenges, something like the desk workouts for the corporate employees,
something like that. So same way, when we are teaching physical education, how we can effectively use digital learning. सबसे बड़ा प्रॉब्लम आया था फिजिकल एजुकेशन टीचर्स के लिए. क्लास टीचर्स तो बैठ के क्लास पढ़ा ले रहे हैं अपनी, फिजिकल एजुकेशन वाला कैसे सिखाएगा बास्केटबॉल कैसे खेलना है ऑनलाइन. तो अभी जबरदस्ती फिजिकल एजुकेशन टीचर को योगा या कुछ कुछ लेने के लिए बोला गया ऑनलाइन, ताकि पेरेंट्स को लगे कि क्लासेस चल रहे हैं. बट दैट इज देयर नोबडी इज डूइंग जस्टिस टू फिजिकल एजुकेशन. सो नाउ when you revise the syllabus, you must include ki how to conduct physical education classes on online platforms. So you can see, or you can develop a curriculum which can be taught on online platform. That can be one of the research or maybe a project which you can take up in a view of COVID-19. Okay. Then again, when we talk about pedagogy, जैसे मैंने बोला, ग्रॉस मोटर स्किल्स पहले सिखाई जाती हैं, फिर फाइन मोटर स्किल्स सिखाई जाती है. उनको सिखाने का सही तरीका कैसे है, उनको सिखाने के बाद उनका असेसमेंट कैसे करना है, व्हाट आर द चार्ट शीट्स ऑन विच यू कैन असेस कि देयर स्किल्स आर गुड, बेटर, or or maybe it's not average, it is below average. What that criteria, that needs to be taught, that needs to be understand. तो उस पे आप कर सकते हैं कि एक स्कूल को आप स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम दें फिजिकल एजुकेशन का, और एक स्कूल का जैसे चल रहा है, क्लास टीचर क्लास लेती है वो लेने दीजिए. फिर आप इन बच्चों को के मोटर स्किल्स को आप मेजर कीजिए, किनका ज्यादा बेटर है, जो स्ट्रक्चर्ड फिजिकल एजुकेशन करते हैं उनका या जो नॉर्मल पैटर्न में पढ़ रहे हैं उनका. एंड देन यू कैन एम्फेसाइज हाउ इंपॉर्टेंट इट इज टू हैव अ प्रॉपर प्रोग्राम एट एलिमेंट्री लेवल. ओके, सो दैट काइंड ऑफ अ रिसर्च कैन बी डन. क्रिटिकल पेडागोगी, जहां पे आप क्वेश्चंस करते हैं, इंक्वायरी, क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं कि ठीक है, अगर मेरे कोच ने मुझे ये स्किल ऐसे सिखाई थी, नॉट नेसेसरी मैं भी वैसे ही सिखाऊं. टाइम हैज चेंज, पीपल हैव चेंज. You have cameras with you, you have YouTube, you have Google, you have videos. आज मैं यहाँ बैठे बैठे आपको विराट कोहली कैसे शॉट मारता है वो दिखा सकती हूँ अपने स्टूडेंट्स को. I don't have to arrange for pictures or something like that. मोबाइल पे दिखा सकती हूँ. पहले जब हम लोग कोचिंग करते थे, when I used to get coaching from my coach, no these cameras or these things were allowed. और ऐसे कोई कैसेट्स भी नहीं मिलते थे वर्ल्ड कप वाले कि कोई हमें दिखा दे कि भाई कैसे खेलते थे लोग. बट आज it can be given as homework. Go home, analyze the skill of Virat Kohli and analyze the skill of Smith and compare किसका स्किल में क्या प्रॉब्लम्स है. I mean that kind of a study can be done these days because you have so much data available online and which is free of cost, right? So again, critical pedagogy, आप questions करो, आप पूछो कि ये वाला मेथड क्यों करना है, why can't we go for another method, and you keep a teaching learning program more interactive. That kind of a thing can be done. Then physical education, teacher education, सबसे जरूरी है ट्रेनर्स को ट्रेन करना. जब तक हमारे फिजिकल एजुकेशन टीचर्स ट्रेन नहीं होंगे, they won't be able to train in their schools or in their college setups properly. So teacher education programs को हमें वापस से रिवॉल्यूशनाइज्ड करना पड़ेगा. बहुत सारे एरियाज हैं जो मिसिंग है हमारे टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में, जो कि हमें इनकॉर्पोरेट करने पड़ेंगे if we want to deal with the upcoming changes and seen in the global level or maybe at our own national level. Then adaptive physical education, जैसे मैंने अभी इसके पहले ही बताया था कि टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में या पेडागोगी में, कि जब हम ये सीख रहे हैं कि हमें नॉर्मल बच्चों को कैसे ग्रॉस मोटर स्किल्स डेवलप करने हैं, अगर मुझे बच्चे को जंपिंग स्किल डेवलप करनी है तो मुझे कौन सी एक्सरसाइजेस देनी है. सेम वे वही स्किल्स जब मुझे एक अडेप्टिव चिल्ड्रन में डेवलप करनी है, एक ऑटिस्टिक चिल्ड्रन में या एक इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड चिल्ड्रन में, तो मुझे कौन सी टीचिंग टेक्नोलॉजी अपनानी चाहिए. सो दैट नीड्स टू बी देयर. एंड इसके बेस पे काफी रिसर्च की जा सकती है कि हमारा अभी सपोज आप समझते हैं कि अगर मैं बताऊं तो अडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन वगैरह अमेरिका में या यूरोपियन कंट्रीज में बहुत सीरियसली लिया जाता है. तो आप वहां का जो टीचर ट्रेनिंग फ्रेमवर्क है, बीपीएड या एमपीएड जैसा जो कोर्स रहेगा उनका इक्विवेलेंट, हमारे यहाँ का, आप उसका कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं कि हमारे यहाँ क्या लैकिंग है, हम कैसे उसको इंप्रूव कर सकते हैं. सो दैट कैन बी डन. और जब हम फिट इंडिया मूवमेंट की बात कर रहे हैं, जहाँ पे प्रधानमंत्री जी, हमारे ऑनरेबल प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि आप हर बच्चा हेल्दी होना चाहिए, हर 10,000 स्टेप आप दिन में चलिए, हमें फिट इंडिया बनाना है. हम तो चल रहे हैं, बट हमारे साथ जो लोग चल नहीं सकते उनको कैसे फिट बनाना है, उसके लिए प्रोग्राम के लिए आप प्रोजेक्ट बनाइए, भेजिए. यू विल गेट फंडिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट और यूजीसी. दैट काइंड ऑफ अ प्रोजेक्ट कैन बी टेकन. That is another very interesting area of, and we can see the present government has a good interest towards yoga, divyang people and fitness. So somewhere you can club these areas and prepare your own project or study. So that can be very interesting. So think over it. Then last is growth and development. ग्रोथ के हिसाब से आप, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, आप ऐसी रिसर्च चूज कर सकते हैं कि जिन स्कूलों में फिजिकल एजुकेशन टीचर हैं
जो क्लासेस लेते हैं और जिनका प्रॉपर एक करिकुलम दिया है आपने उनको, जो फॉलो करना है फिजिकल एजुकेशन में, और एक स्कूल जहाँ पे क्लास टीचर सब लेती है, वहां के बच्चों के डेवलपमेंट्स को कंपेयर कर सकते हैं उन स्कूलों से, और देन यू कैन सी वेयर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज बेटर and faster, and that can be another very interesting study. Okay, so this is about pedagogy in education, physical education. Next, if we see, is this psychology, neuroscience and movement. When I say neuroscience, ये चलता ना कितना कुछ टफ सा कंसेप्ट मैडम बताने वाले हैं, बिकॉज हमें आदत नहीं है इतनी टफ कंसेप्ट सुनने की. न्यूरोसाइंस इज समथिंग वी कॉल आर बेस्ड ऑन आर नर्वस सिस्टम. अगर मैं पलके भी झपका रही हूँ, अगर मैं आपसे बात भी कर रही हूँ, या आप मेरी बात सुन रहे हैं, दैट इज फुल्ली कंप्लीटली द वर्क ऑफ नर्वस सिस्टम, राइट. अगर मैंने आपको बोला, अगर आपको एक एक्सरसाइज करनी है 1 2 3 4, तो आपने मेरा एक मूवमेंट पैटर्न देखा, उस मूवमेंट पैटर्न को आपने समझा, और अब मैं बोलूंगी ओके व्हेन आई से गो एवरीबॉडी डू, सो यू ऑल विल ट्राई टू डू द सेम मूवमेंट. इट हैपेंस बिकॉज आपकी आंखों ने उसको देखा, ब्रेन में वो मैसेज भेजा, ब्रेन ने आपके मसल्स को एक्टिवेट किया, नाउ यू कैन कॉपी दैट एंड दैट पैटर्न इज रजिस्टर्ड हियर, राइट. सो ऐसा ही स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस के लिए न्यूरोसाइंस को समझना बहुत जरूरी है. कैसे हमारी बॉडी रिएक्ट करती है अलग अलग चीजों को, अलग अलग हमारे हार्मोन्स कैसे काम करते हैं, बहुत सारी चीजें हैं इसके पीछे. अगर हम चाहते हैं कि फिजिकल एजुकेशन को एक अलग लेवल मिले, अलग लेवल की स्टडीज की जरूरत है. सबसे पहली चीज है मोटर कॉग्निशन, मोटर फंक्शंस को समझने का जो सिस्टम है. लाइक फॉर एग्जांपल पीपल दोज हु, छोटे बच्चे जो हैं, अगर आप इनको कंपैरिजन करो कि जो बच्चे दिन में कम से कम आधे से 1 घंटा फिजिकल एक्टिविटी बाहर करते हैं, छोटे बच्चे जो है पार्क में जाते हैं, गार्डन में जाते हैं, भागते हैं, और जो मिनी लेस देन हाफ एन आवर एक्टिविटी करते हैं, उनके आप कंपैरिजन कर सकते हैं मोटर कॉग्निशन में. कौन मोटर स्किल जल्दी कैच करता है, कौन लेट कैच करता है. दैट काइंड ऑफ अ स्टडी कैन बी डन. देन एप्लीकेशन ऑफ वर्चुअल रियलिटी. आई डोंट नो आप में से कितने लोग को पता है वर्चुअल रियलिटी क्या होती है. सपोज मुझे हिल रनिंग करनी है, ठीक है, मुझे मेरे शेड्यूल में है कि मुझे हिल रनिंग करनी है. हिल रनिंग क्या होता है कि आप एक चढ़ पे भागते हैं, उससे आपको और ताकत लगानी पड़ती है और आपका परफॉर्मेंस बेहतर होता है. ट्रेडमिल पे जब हम भागते हैं, आपने देखा होगा जिम में, तो उसमें हम उसको थोड़ा ऊंचा कर सकते हैं और हिल रनिंग को एक्सपीरियंस कर सकते हैं. बट वो हिल रनिंग सिर्फ फिजिकल है, मैं साइकोलॉजिकली उसको फील नहीं कर पा रही हूँ. उसके लिए ना स्पेशल ऐसे गैजेट आता है, आप आंखों पे ऐसे पहन लीजिए, और उसमें आप हिल रनिंग का अगर वो सेटअप करेंगे, तो जब आप भागेंगे आपको एक्चुअली ऐसा दिखेगा कि आप पहाड़ों में भाग रहे हैं. एक्चुअली यू आर रनिंग ऑन अ ट्रेडमिल, बट यू गेट दैट फीलिंग दैट यू आर रनिंग ऑन अ hill, or maybe you're running on a sand around the beach. So that virtual reality is used these days, क्योंकि वो आपके नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करती है. मी डूइंग अ हिल रनिंग ऑन ट्रेडमिल और मी डूइंग हिल रनिंग ऑन अ माउंटेन सेटअप इज टोटली डिफरेंट साइकोलॉजिकली. सो वो साइकोलॉजिकल बेनिफिट देने के लिए, वो साइकोलॉजिकल आपको एक एनर्जी देने के लिए दिस वर्चुअल रियलिटी इज यूज्ड. ओके, सो आप ये कर सकते हैं कि जिन लोगों को हम नॉर्मल ट्रेडमिल पे ट्रेनिंग देते हैं, जिनको वर्चुअल रियलिटी यूज करके ट्रेनिंग देते हैं, उनकी परफॉर्मेंस पे क्या इंपैक्ट आता है. सो दैट कैन बी यूज ऑन इंटर यूनिवर्सिटी प्लेयर्स. जो आपकी यूनिवर्सिटी की नेशनल टीम है जो ऑल इंडिया खेलने जा रही है, उन पे आप ये सब इफेक्ट देख सकते हैं. एंड आई थिंक तो कोचेस विल माइंड, बिकॉज इट विल हेल्प देम टू इंप्रूव देयर परफॉर्मेंस. न्यूरोसाइंस, बायोमैकेनिक्स एंड न्यूरोसाइंस को समझना. जैसे बायोमैकेनिक्स ने हमें हेल्प किया है नई नई स्किल बनाने के लिए. जैसे पहले जब हम हाई जंप भागते कूदते थे, तो हम ऐसे भाग के आते थे और सीजर कट से हाई जंप करते थे. फिर फ्रॉसबेरी फ्लॉप आ गया. फ्रॉसबेरी फ्लॉप ऐसे ही एक दिन नहीं आ गया कि आपको भागना है, फिर आपको साइड में आना है, फिर आपको ऐसे बार के ऊपर से पहले बैक क्रॉस करना है, देन हिप पे लैंड करना है, देन आपके लेग्स आएंगे. जो हाई जंप की टेक्निक है वो रातों रात नहीं, उसके पीछे बायोमैकेनिक्स की टीम थी जिन्होंने उस स्किल को डेवलप किया और सोचा किस तरह से हम मैक्सिमम हाइट का बार क्रॉस कर सकते हैं. सो ये तो बायोमैकेनिक्स के बेस पे आपने डिसाइड किया. कैन यू इमेजिन अगर हम बायोमैकेनिक्स को न्यूरोसाइंस के साथ कंबाइन करेंगे तो हम स्किल को और अच्छा कर सकते हैं, स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस, स्पोर्ट्स का लेवल और अच्छा कर सकते हैं. तो जब ये एरियाज आप गूगल पे डालेंगे ना कि स्टडीज इन बायोमैकेनिक्स एंड न्यूरोसाइंस, यू विल गेट इनफ स्टडीज. बट अनफॉर्चुनेटली these studies have hardly conducted in Indian scenario. This is mostly conducted abroad. So you can take up few of these studies, maybe not at that grand level, maybe at university level or for your state team, something like that, and you can see the effect. Endocrine system and neuroscience. Endocrine system is system which is responsible for hormones. एक एग्जाम्पल दिया जाता है कि जब हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, आप जिम जाते हैं या आप वॉकिंग करते हैं या आप जुम्बा करते हैं, कोई भी एक्सरसाइज आप करते हैं, टेक्निकली वो एक्सरसाइज खत्म होने के बाद आप थक जाते हैं, बट स्टिल यू फील रिफ्रेश, यू फील नाइस, यू फील हैप्पी. क्यों?
because there are certain hormones like neurotransmitters called endorphins, they release and they give you that sense of happiness. स्ट्रेस आपको कब फील होता है? जब कॉर्टिसोल नाम के हार्मोन्स और कॉर्टिसोल नाम के केमिकल सब्सटेंस आपके ब्रेन में रिलीज होते हैं, तो जब ये कॉर्टिसोल रिलीज होता है यू फील स्ट्रेस्ड। ओके, तो जब हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं ये कॉर्टिसोल का लेवल बहुत कम हो जाता है, इसीलिए यू फील डी स्ट्रेस। ओके, सो हार्मोन और न्यूरोसाइंस, क्योंकि ये फीलिंग जो है ये ब्रेन का काम है, और ये एंडोक्राइन सिस्टम हार्मोन, तो ये हार्मोन और फीलिंग के बीच में जो इफेक्ट है इसको टेस्टिंग की जा सकती है। दैट इज अनदर वेरी एडवांस लेवल ऑफ टेस्टिंग, बट दीज टेस्टिंग के जो टूल्स होते हैं, जो गैजेट्स होते हैं वो थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं, बट आजकल साई के जो लैब्स हैं या स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया या हमारे आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट के लैब है, वहां पे काफी ज्यादा टूल्स अवेलेबल हैं और एथलीट्स भी अवेलेबल हैं, तो दीज काइंड ऑफ स्टडीज कैन बी डन ऑन अ कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स। इफेक्ट ऑफ परफॉर्मेंस बूस्टर, आप लोगों ने नाम सुने हैं प्लेसिबो वगैरह? व्हाट इज प्लेसिबो इफेक्ट, इफ यू हैव एनी आइडिया? प्लेसिबो इफेक्ट क्या होता है कि मैडम है, चलो मैं सीता मैम का एग्जांपल देती हूँ, त्रिपाठी मैम का, सिंस अभी मैंने सबसे पहले उन्हीं को देखा है इस पूरे क्लास में। नॉर्मल क्लास होती तो अलग बात थी, मेरा सब पे ध्यान जाता, बट सपोज सीता मैम है, अब इनको कंपटीशन करना है राजू सर के साथ। आई कैन सी अनदर नेम ऑन द स्क्रीन, राजू शेख सर। सपोज सीता मैडम और राजू सर का कंपटीशन है रेस का। वैसे दोनों का परफॉर्मेंस एकदम एक जैसा है, बट सीता मैडम थोड़ा डर रहे हैं कि ऐसा तो नहीं कि वो मुझसे ज्यादा स्ट्रांग हो